23 दिसंबर 2025 को ऑनरेबल हाई कोर्ट दिल्ली ने जो कुलदीप सेंगर की जमानत दी थी, तो वो जमानत बेसिकली इलीगल या अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों थी, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने किन चीजों को बेसिकली इग्नोर किया, किन फैक्ट्स को इग्नोर किया, हम उस पर चर्चा करेंगे। कि फिर हम ये तय करेंगे कि क्या वास्तव में, जैसा कि अभी जो है 29 दिसंबर को के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन दो हाई कोर्ट के जजों ने ये कुलदीप सेंगर की बेल दी है और उनकी सजा को सस्पेंड किया है, वो हमारे हाई कोर्ट के बड़े काबिल जज हैं और गलती किसी से भी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे कि हाई कोर्ट के दोनों जजों को सुप्रीम कोर्ट बचाता नजर आ रहा है। गलती किसी से भी हो सकती है, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन गलती हो सकती है, लेकिन जानबूझ करके फैक्ट्स को इग्नोर किया जाए और सीआरपीसी के प्रोविजंस को आईपीसी के प्रोविजंस को बदलने का प्रयास किया जाए या डेफिनीशन बदलने का प्रयास किया जाए, तो फिर यह माना जाता है कि यह गलती नहीं हुई है, ये जानबूझ करके किया गया एक कृत्य है। अब चाहे वो पॉलिटिकल प्रेशर में कुलदीप सेंगर की जमानत दी हो या करप्शन में। अब कोर्ट पॉलिटिकल प्रेशर में आ जाएगा। अगर ये ऐसा होता है, कहीं कोर्ट पॉलिटिकल प्रेशर में आ रहा है, तो फिर बड़ा एक चिंता का विषय है, क्योंकि जब भी कभी हमें कहीं से न्याय नहीं मिलता है तो हमें उम्मीदें होती हैं कि हमारे पास एक जुडिशियल सिस्टम है, जुडिशरी है, जुडिशरी हमारे साथ न्याय करेगी, न्यायपालिका हमारे साथ न्याय करेगी। जबकि कुलदीप सेंगर मामले में, उन्नाव रेप पीड़िता के मामले में ऐसा नहीं हुआ। अब उन दो जजों की बात अगर हम करें तो इसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट के जो दो जज हैं, जिन दो जजों ने कुलदीप सेंगर की बेल दी थी, तो बेसिकली उन्होंने किस ग्राउंड पर बेल दी थी और क्यों बेल नहीं देनी चाहिए थी, हम इस बात पर चर्चा करेंगे। तो ये डिवीजन बेंच थी, डिवीजन बेंच, जिसके जज थे सुब्रमण्यम प्रसाद और दूसरे थे हरीश वैद्यनाथ शंकर। अब इन्होंने ग्राउंड क्या लिया बेल का, जबकि ट्रायल कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को लाइफ सेंटेंस दिया था। लाइफ मतलब सेंटेंस इन द सेंस पूरी लाइफ, आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। क्यों सुनाई थी? क्योंकि पॉक्सो एक्ट का दोषी पाया था उसको, पॉक्सो एक्ट का। अब पॉक्सो एक्ट के दोष में जब किसी, पॉक्सो एक्ट का मतलब किसी माइनर लड़की से दुष्कर्म किया जाए या उससे फिजिकल रिलेशन बनाया जाए, चाहे उसकी मर्जी से या जबरदस्ती। अब चूंकि माइनर अगर अपना कंसेंट भी दे रही है तो माइनर का दिया गया कंसेंट नहीं माना जाता है। फिर वो लड़की माइनर थी, यहां पर हुआ था उसका कंसेंट नहीं, उसकी बिना मर्जी के हुआ था, तो ये रेप भी था। तो यहां पर कुलदीप सेंगर को दोषी पाया गया पॉक्सो एक्ट में, चूंकि लड़की माइनर थी। और कुलदीप सेंगर जो इसमें मेन एक्यूज्ड है, तो कुलदीप सेंगर चूंकि उस समय सिटिंग एमएलए थे, रूलिंग पार्टी के सिटिंग एमएलए, मतलब बीजेपी पार्टी से ही वो एमएलए थे, तो एमएलए होने के नाते वो एक पब्लिक सर्वेंट थे। जो कि कहां पर लिखा है कि एमएलए एक विधायक पब्लिक सर्वेंट है? उस पब्लिक सर्वेंट है, एक तो 1992 का सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है जिसमें यह कहा गया कि एमएलए एंड एमपीज भी जो है क्या है, पब्लिक सर्वेंट है। यहां पर दिल्ली हाई कोर्ट के दोनों जजों ने, मिस्टर सुब्रमण्यम प्रसाद एंड हरीश वैद्यनाथ शंकर ने, ये सुप्रीम कोर्ट के उस डायरेक्शन, उस ऑर्डर का भी वायलेशन किया। मतलब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है 1992 में कि एमएलएज एंड एमपी आल्सो फॉल
इन द कैटेगरी ऑफ पब्लिक सर्वेंट। फिर आप कौन होते हैं ये कहने वाले कि भाई एमएलए जो है पब्लिक सर्वेंट नहीं होता है। अच्छा, बेसिकली अंतर क्या है? क्योंकि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये तो माना कि जो है कुलदीप सेंगर रेप का दोषी है, पॉक्सो भी माना, लेकिन उन्होंने जो पॉक्सो एक्ट का सेक्शन 5 है, सेक्शन 5 हटा दिया क्योंकि पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट लगना था। उसकी जगह उन्होंने सेक्शन 3 का दोषी माना और यह कहा कि भाई वो आधी से ज्यादा सजा काट चुके हैं, इसलिए राइट टू बेल उनका जो है एक लीगल राइट है। उस लीगल राइट के तहत रेमेडीज देते हुए मर्सी, एक तरह से मर्सी, दया दिखाते हुए उनको जो है बेल दे दी, जो कि गलत है। जबकि आईपीसी का सेक्शन 21, आईपीसी का सेक्शन 21 ये कहता है कि वो हर वो कोई जो पब्लिक की सेवा में इन्वॉल्व है, जो पब्लिक की सेवा में इंडल्ज है, पब्लिक सर्विस में इंडल्ज है और जो वेतन ले रहा है, पेंशन ले रहा है, वो क्या है? वो पब्लिक सर्वेंट है। तो यहां पर इनको पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी से बाहर किया था। क्यों किया था? सिर्फ कुलदीप सेंगर को जो है एक पक्षीय लाभ पहुंचाने की नियत से। जबकि दूसरी चीजों पर अगर हम देखें, यहां पर और क्या इन्होंने किया इन दोनों जजों ने, जिससे जो है पूरे देश में एक तरह से भूचाल सा आया, पब्लिक सड़कों पर आ गई, कि इन्होंने उन फैक्ट्स को भी इग्नोर किया जो कुलदीप सेंगर ने उस उन्नाव पीड़िता जो लड़की है, रेप पीड़िता जो लड़की है, उसके पिता को पुलिस कस्टडी में मरवा दिया। अब पुलिस कस्टडी में अगर किसी की डेथ हो जाती है, पुलिस कस्टडी में अगर किसी व्यक्ति की डेथ होती है तो वहां पर देखा जाता है कि डेथ का कारण क्या है। अगर कहीं ऐसा तो नहीं पुलिस ने इंक्वायरी करने के लिए, किसी चीज की एक्सेप्टेंस कराने के लिए उसके साथ ज्यादा मारपीट की, अगर ज्यादा मारपीट की और उसके तहत उसकी जो है हत्या हुई है, वो तो उसको हम हत्या की कैटेगरी में फाल करते हैं। और उन पुलिस जो दोषी पुलिसकर्मी हैं जिन्होंने पूछताछ में उसके साथ मारपीट की है, पूछताछ के नाम पर मारपीट की और इतनी गंभीर चोटें पहुंचाई हैं, तो जिसकी वजह से उसकी जो है डेथ हो गई, तो पुलिस अधिकारियों पर आईपीसी 330, 331 और 302 ये बनता है। या कई बार ऐसा हुआ कि उसको पीटा गया लेकिन इतना नहीं पीटा गया जिससे उसकी डेथ हो सकती थी, लेकिन फिर भी डेथ हो गई, तो एटलीस्ट 304 आईपीसी का अपराध पुलिस कर्मियों पर भी बन जाता है। और अगर पुलिस कस्टडी में किसी ने आत्महत्या कर ली है तो फिर यह प्रयास किया जाता है कि वो आत्महत्या क्यों की, उसके पीछे का रीजन क्या रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पुलिस ने ही उनको इस हद तक उस व्यक्ति को, जो आरोपी है, जिसको पुलिस पकड़ के लाई है, जिसको अरेस्ट किया है, इस हद तक उसको जो है प्रताड़ित किया कि वो इंसाइट हो गया, उसको उकसा दिया कि उकसाने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। अब तो वहां पर आईपीसी 306 आईपीसी बन जाती है। तो ये अपराध तो पुलिस ने किया था और ये सारे के सारे अपराध घटित हो रहे थे किसके इशारे पर? कुलदीप सेंगर के इशारे पर। कुलदीप सेंगर ने कानून को पूरी तरह से अपनी जेब में रख करके अपने तरीके से चलाया। हाई कोर्ट ने यहां पर एक और बड़ी गलती की कि लड़की माइनर थी, उसको 10 महीने पूरे तरीके से लग गए एफआईआर कराने में। इवन जब लड़की ने, ये मुद्दा तब गर्म होता है जब लड़की थक हार करके, जो पीड़िता है, कहां चली जाती है? योगी आदित्यनाथ के दरबार में, और वहां पर वो केरोसिन छिड़क करके और इमोलेट करने का प्रयास करती। इमोलेट मतलब आत्महत्या करने का प्रयास करती है। तब तो मामला गर्म हुआ, तब जाकर के जो है सरकार जागी और तब जाकर के कहीं उसकी एफआईआर हुई। इसके बाद ये सारी चीजें घटित हो रही थी, ये सारी चीजें रिकॉर्ड में है। रिकॉर्ड में होने के बाद जब लड़की जो इधर पिता को जो है मरवा दिया, चाचा जेल में चला गया, घर में बचा कौन? महिलाएं बची।
ये सब क्यों हो रहा था? ताकि कोई पैरवी करने वाला ना बचे। अब जब कोई पैरवी करने वाला ही नहीं रहेगा तो थक हार करके ये टूट जाएगी। यही था इनका इशारा। अच्छा, फिर इसके बाद जब वो लड़की जा रही थी कोर्ट के लिए, तो उसके वकील का, जिसमें उसकी 2 चाची थी, इवन देन ये लड़की जो पीड़िता है उन्नाव की, ये स्वयं उस कार में बैठी हुई थी। उसका एक्सीडेंट एक ऐसे ट्रक से करवा देना, मतलब ऐसा कोलिशन कराया, वो ट्रक से कोलिशन ही हुआ था, जबरदस्ती उसको कुचल करके मारने का प्रयास था, जिसमें उसकी 2 चाची मतलब 2 आंट और एक जो है उनका एडवोकेट, वो मारे गए। लड़की भी जो है मरणासन अवस्था में कहां लाई गई? ये लाई गई एम्स में, जहां पर उसका इलाज चला। उम्मीद नहीं थी, कुलदीप सेंगर तो खुश हो रहे होंगे कि मर जाएगी, लेकिन ये उसका जो है लक है कि कुलदीप की लंका में आग लगाने के लिए उसको ईश्वर ने जिंदा रखा, और उस ईश्वर की वजह से वो जीवित हुई। और जीवित होने के बाद उसने फिर से लड़ाई लड़ी, और 30 हजारी कोर्ट ने इन तमाम फैक्ट्स को, 30 हजारी कोर्ट ने इन तमाम फैक्ट्स पर डिस्कशन किया, और एविडेंस के ग्राउंड पर कुलदीप सेंगर को क्या दिया? उम्र कैद की सजा, और दूसरे मामलों में भी दोषी पाया, जिसमें 10 साल की सजा, मतलब 2 मामलों में ये सजा काट रहे थे। जिसकी जो है इन्होंने बेल कहां लगाई? हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में। तो दिल्ली हाई कोर्ट के इन दोनों जजों ने यहां पर इन्हीं सब ग्राउंड को दरकिनार कर दिया। सेक्शन 21 आईपीसी, जिसमें जो है पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन दी है, उस डेफिनेशन को ही बदल दिया। और इवन देन इन्होंने तो यहां तक नहीं देखा कि हमारे देश में, अगर हम देश के कानून की बात करें, तो चाहे हमारा जो प्री एग्जिस्टेड लॉ था आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, या वर्तमान में जो हमारा एग्जिस्टेड लॉ है, जो इस समय हमारे पास 3 क्रिमिनल लॉज हैं, बीएनएस, बीएनएसएस और साक्ष्य अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, बीएसए, इन दोनों ही कानूनों में, कानून में कहीं कोई कमी नहीं है। लेकिन कमी कहां पर है? उस कानून का जो इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, कराते हैं, मतलब एग्जीक्यूट करने और करवाने में कमी है। तो यहां कानून में कमी नहीं है। कमी कहां पे थी? जज साहब में कमी थी। जबकि हमारे देश में जो है बड़ा अच्छा कानून क्या कहता है कि भाई रात को दिन छिपने के बाद ये जो है किसी भी महिला को गिरफ्तार ना किया जाए, किसी भी महिला को गिरफ्तार न किया जाए दिन छिपने के बाद, और सूर्योदय होने से पहले किसी महिला को आप गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, जब तक कि परिस्थितियां जो है प्रतिकूल ना हो, असामान्य ना हो, या बहुत जब तक पैनिक सिचुएशन ना हो कि भाई अगर वो घर बाहर रहेगी, कस्टडी से बाहर रहेगी, तो कोई पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। उस दशा में आप केवल अरेस्ट कर सकते हैं, वो भी कम से कम मजिस्ट्रेट की परमिशन, जुडिशियल मजिस्ट्रेट की परमिशन अनिवार्य होती है। विदाउट परमिशन आप शाम 6 बजने के बाद, मतलब दिन छिपने के बाद, शाम 6 बजने का मतलब ये नहीं है कभी दिन शाम को 6 बजे भी छिपता है, कभी 7 बजे भी छिपता है, दिन छोटे बड़े होते रहते हैं, मतलब दिन छिपने के बाद किसी महिला को अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। और करना भी है तो किससे, कैसे करेंगे? महिला को गिरफ्तार महिला पुलिस ही करेगी, महिला पुलिस ही उसकी जो है तलाशी लेगी। जेंट्स पुरुष, मेल पुरुष उसको जो है टच नहीं कर सकता है। ये किसमें प्रोविजन है? सेक्शन 46 सीआरपीसी में। और बड़ी चीज ये है कि बीएनएस का भी, बीएनएसएस का भी यही सेक्शन है 46, जिसमें सेम जो है क्लॉज दिए गए हैं, कहीं पर कहीं कोई कमी नहीं है। यहां पर गलती किससे हुई है? जुडिशरी से हुई है। इन दोनों जजों ने, सही पूछो तो न्यायपालिका पर जो लोगों का एक भरोसा है, उस भरोसे को तोड़ने का काम किया है। और मैं ये कहूंगा कि या तो, मैं नहीं कह रहा हूं, लगभग ऑलमोस्ट लोगों का कि ये विचारधारा है दिल्ली हाई कोर्ट के इन दोनों जजों के बारे में कि ईदर दे डिसाइडेड दिस केस अंडर द पॉलिटिकल प्रेशर और अंडर द इन्फ्लुएंसेस ऑफ करप्शन, या तो इन्होंने करप्शन के प्रभाव से या फिर इन्होंने पॉलिटिकल प्रेशर के प्रभाव से ये जो है गलत डिसीजन लिया था, जिसको 29 दिसंबर को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया और इनकी जो है बेल को खारिज कर दिया। यहां पर तो हाई कोर्ट ने तो यहां तक कर दिया था कि इनकी सजा ही सस्पेंड कर दी थी,
सेक्शन 5 हटा दिया, सजा सस्पेंड कर दी और उनको बेल ग्रांट कर दी, जो कि क्या था, ये एक तरह से इलीगल एक्ट है। अच्छा, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, हालांकि ये नहीं कहना चाहिए कि हमारे देश में ये सारी चीजें होती भी हैं, चाहे कितना भी कोशिश कर लो, कानून बनते हैं, संविधान हमारे देश का बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी संविधान तोड़ने वाले, कानून को तोड़ने वाले बहुत जो है बिंदास तोड़ते हैं। ये ब्यूरोक्रेसी है, पॉलिटिशियंस हैं, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस देश के संविधान को, देश के कानून को अपने पैरों के तले ही कुचल के रखते हैं, चाहे कोई कुछ भी कहे। अब आर्टिकल 22 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, इसमें राइट अगेंस्ट अरेस्ट दिए हुए हैं, लेकिन एक आम आदमी को अरेस्ट करने के लिए पुलिस कभी उसको ग्राउंड नहीं बताती है। अरे आम आदमी तो छोड़िए, तो हमारे देश में अभी देखते देखते हमारे प्रदेश में ही, उत्तर प्रदेश में ही, इसी गौतम बुद्ध नगर में ही 3 दिसंबर की रात एक महिला एडवोकेट के साथ जो है बदतमीजी की गई, पुलिस ने अभद्रता की और उसे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नॉक करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? क्योंकि एक महिला एडवोकेट के साथ, उसके साथ जो है मिसबिहेव किया, उसके कपड़े फाड़ने का प्रयास किया, उसको जो है हैरेस किया, मतलब एक तरह से सेक्सुअल असॉल्ट करने का भी प्रयास किया। ये तो हमारे देश की स्थिति है। नोएडा सेक्टर 126 पुलिस स्टेशन में ये घटना घटित हुई और महिला जो है कहां पर है इस समय? सुप्रीम कोर्ट में है, जिसमें जो है हियरिंग डेट शेड्यूल्ड है 7 जनवरी को जो है डेट शेड्यूल्ड है। तो ये ऐसी परिस्थितियां आखिर क्यों बन रही हैं? इस तरीके से हमारे पूरे सिस्टम पर और समटाइम्स ऐसे जजों की वजह से जुडिशरी पर भी प्रश्न चिन्ह लगता है, जो कि जुडिशरी पर प्रश्न चिन्ह जब लगता है तो समूचे देश का विश्वास जो है टूटता है। और मैं ऑनरेबल हाई सुप्रीम कोर्ट से अपील करना चाहूंगा कि ऐसे अगर जजेस कहीं पर भी हैं पूरे न्यायपालिका में, पूरे जुडिशरी सिस्टम में, तो ऐसे जजेस के विरुद्ध कार्रवाई जरूर होनी चाहिए और जरूर की जानी चाहिए। क्यों ना इनके अगेंस्ट एक जुडिशियल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करके इनके अगेंस्ट इंक्वायरी करवाई जाए और इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। बस आज का हमारा सेशन इसी से था। और अगर आप लोगों को जानकारी और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।